2024 को 81 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि निधन संबंधी उल्लेख के समय आपस में चर्चा न करें, बातचीत नहीं करें और टिप्पणी नहीं करें। इसका सब लोग ध्यान देंगे, ऐसी मेरी सदन से अपेक्षा है। आइटम नंबर 2, महासचिव। Sir, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding association of one member from Rajya Sabha with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. आइटम नंबर 3, भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा। मैं इसलिए दोबारा सब्जेक्ट बोल रहा हूं ताकि बोलते समय सभी मान्य सदस्यों को ध्यान रहे कि किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री किरेन रिजिजू जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. While taking part in the discussion on the 75 glorious journey of the adoption of the Constitution of India, I pay my deep respect and tributes to all those founding members of the Constituent Assembly and also the drafting committee for the Constitution of India. आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है आज। थैंक यू सर। आपका सर कपड़ों पे आपका नजर बहुत कम जाते हैं, आज आपका नजर गया, धन्यवाद सर। सर कल बहुत अच्छा डिबेट हुआ और हमारे विपक्ष और ट्रेजरी बेंच से सबने अपने बात रखे हैं। थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजी, ओपिनियन होते हैं, मगर अपना बात रखा। और सर मैं भी कुछ तर्क के साथ अपने पार्टी की ओर से इस महान सदन में अपना बात रखना चाहता हूं। ओरिजिनली सर 389 मेंबर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए, तो रह गए थे 299 मेंबर्स। और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमिटियां और 13 माइनर कमिटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई है। इसमें संविधान का रचना करते समय हम लोग को ये भी रखना चाहिए कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसा प्रतीक जिसका संविधान में, संविधान के किताब में और बाद में हमारा देश का चिन्ह में उभर के सबके सामने में आए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारा देश का महान जो इतिहास है उसके बारे में सिर्फ इसी चीज का जिक्र करना चाहता हूं। दुनिया का सबसे महान सम्राट में से एक अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है उस पे आधारित जो सारनाथ में बनी है, जो ओरिजिनली सारनाथ में था, बाद में जाकर के उसको सांची के स्तूपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वहां अभी भी जाके देख के आ सकते हैं। मैं आज से 6 दिन पहले सांची खुद जाकर के दर्शन करके आए हैं। और जो हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफेद कलर के बीच में जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण
वो भी हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूं। उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। वही उसमें बनी जो 24 तीलियां बनी है, वो है मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। ये सिंबल, क्योंकि हम इस महान देश का संविधान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तो उस संविधान का प्रेरणा कहाँ से मिला वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक जब लोकतंत्र के बारे में बात करते करते उन्होंने कई बातें कही। एक कोट मैं आपके सामने में पेश करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, द इंस्टीट्यूशन where there are many rules for motions, resolutions, quorum, voting and counting of votes. Lord Buddha got this inspiration from the political systems of that time. उन्होंने मॉन्क का यूनियन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कंपेयर किया। और सर, बाबा साहब ने जब अपना संविधान का रचना का ड्राफ्ट करने का शुरू किया, उसमें कई कोट्स है। मैं कुछ देर में कुछ कोट्स को आपके सामने में पेश करना चाहूंगा। फिलहाल सर, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है, उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस चीज को लेकर के हम सब भी फक्र महसूस करते हैं कि संविधान के स्पिरिट के अनुसार ही 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान का एडॉप्शन को इस वक्त हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला और एक आदिवासी है, जिसको इस देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने का मौका मिला है। मैं जब बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि ये मैं एक अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूं, मैं दायित्व के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर बाबा साहब अंबेडकर का वो स्पिरिट संविधान में नहीं होते, तो मैं भी आज इस महान सदन में कभी भी नहीं होते। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं, मैंने एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है, क्योंकि मैं सांसद बनने के बाद ही गाड़ी का रास्ता बनाना शुरू हुआ। हमारा प्रदेश में कई गांव में 7-7, 8-8 दिन हम लोग पैदल चलते थे। और जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस जगह में बैठने का मौका दिया जिस पद पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे, जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना, मैंने सबसे पहले उस कानून मंत्री के पद में बैठने से पहले ये समझने का कोशिश किया कि बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे, क्या क्या चीज और उसके सोच मन में था जो नहीं कर पाए, और उसने अपना कार्य पूरा करने से पहले क्या क्या चीज उन्होंने आरंभ किया। वो सुबह मैं कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले सबसे पहले मेरा मन में यह आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश का पहला कानून मंत्री तो बना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका चर्चा लोगों के सामने में अक्सर नहीं होते हैं। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देते हैं, उसका बड़ा कारण होता है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे, जिन्होंने महान संविधान का रचना किया। इसको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और इतने कम समय में कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया। तो मैंने ढूंढ करके वो पत्र
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को लिखा, जो प्रधानमंत्री थे, उस पत्र को मैंने पढ़ा है। अब मैं पत्र को, लंबा पत्र है, पूरा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, और उसके पत्र में 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वो भी मैं कुछ देर में मैं जिक्र करूंगा। अभी मैं सबसे पहले इस बात से मैं शुरू करूंगा कि हम सब फक्र महसूस करते हैं इस देश का नागरिक होने का, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। उस संविधान में सब कुछ है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है, प्रावधानों का भी, और हमारा संविधान का प्रावधानों को भी मैंने बारीकी से देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, इसमें पार्टी, उस पार्टी, इस पार्टी का सवाल नहीं है। हम सब भारतीय हैं और इस संविधान को लेकर के हम लोग गौरव महसूस करते हैं। इसमें बाकी का तो छोड़ दीजिए, मैं 1-2 जो आर्टिकल का स्पिरिट को, मैं जिस स्पिरिट को जिक्र किया था सबसे पहले, उसको यह अंगीकृत किया गया था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में किसी भारतीय को, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई सवाल नहीं, हर एक भारतीय को बराबर का दर्जा देने का सबसे पहले आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में सबको बराबरी का मौका देने का, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इसका भी वहां मेंशन किया गया है। फिर माइनॉरिटी का हम लोग बात करते हैं। मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं, और आर्टिकल 25 में बाकी सब हिंदू हो या कोई भी, हमारे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू को मिला के 7 है, सबको अपना धर्म मानने का, प्रैक्टिस करने का और दूसरा को बताने का आजादी संविधान ने दिया गया है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए भी प्रावधान दिया गया है। फिर आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का राइट्स के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपेयर करना हमको जरूरी इसलिए है कि जो हमने किया इस देश में, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे हमारे सरकार हो, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहां बनाया गया है, उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है, वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। कई काम कांग्रेस ने भी किया माइनॉरिटीज के लिए, मैं उसका नकारना नहीं चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो देश के प्रति हम लोग का जो एक सोच रखना चाहिए, उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। कई कानून है, पूरा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955, आनंद मैरिज एक्ट 1999, पारसी मैरिज एक्ट, डाइवर्स एक्ट 1936, जैन सक्सेशन एक्ट 1928। इस तरह का स्पेसिफिक माइनॉरिटीज के लिए कानून हमारा देश में बनाया हुआ है। आज मैं जिस मंत्रालय को देख रहा हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए कई स्कीम चल रहे हैं। स्कीम का नाम यहां जिक्र करने का जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आंसर या चर्चा आएगा तो हम जरूर विस्तार से बताएंगे। कई ऐसे स्कीम है। मैं खुद अभी जब संसद नहीं चलता है तो जगह जगह जा करके हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से मैं मिलता हूं और पूछता हूं, आपके लिए जो प्रावधान भारत सरकार ने किया है, कितना लाभ आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो हमको क्या करना चाहिए, हम सुझाव भी लेते हैं। साथ साथ सर, मैं एक चीज को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। हम सब मानते हैं कि हमारा संविधान खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और हम गौरव भी करते हैं, 75 साल पूरा भी हो गए हैं। लेकिन
कुछ चीजें हैं जिसको बोलते समय और लोगों के सामने में दर्शाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारा देश का छवि दुनिया के सामने में कहीं कम तो नहीं हो रहा है क्या? आप सोच के देखिए, हम जब से आजादी प्राप्त हुई तब से वोटिंग राइट से लेकर के जो प्रावधान मैंने गिना है सबके लिए है। आपको पता तो सदन की कार्यवाही इस वक्त आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अपनी बात रख रहे हैं और